दिखाओ। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट क्लास आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी, कि हम हाउ विल यू प्रोसीड इन द क्लास ऑफ द इंडियन पॉलिटी। हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्लास में किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। इंडियन पॉलिटी, इट इज नॉट द पॉलिटिक्स, इट इज द पॉलिटी। पॉलिटी इट मीन्स कि सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही इंडियन पॉलिटी अगर हम पढ़ाते हैं लॉ के स्टूडेंट को तो थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। वहाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मेजोरिटी पार्ट लॉ के स्टूडेंट का और सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट का या यूनिवर्सिटी वालों का सबका सेम ही होगा। तो दिस क्लास विल मीन फॉर ऑल। हालांकि स्पेसिफिक है सिविल सर्विसेज के सिलेबस के हिसाब से, हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं। और सिविल सर्विसेज का सिलेबस जो लॉ का लिया, इंडियन पॉलिटी का लिया, उसमें सभी चीज़ों को जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ा है? गवर्नेंस, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन। गवर्नेंस वर्ड जो है, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन, यहाँ पर जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस एक्ट को हम लोग जो है दो तरीके से चलता है, लॉज और तीसरा होता है रूल्स। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लॉज आर दोज थिंग्स विच आर मेनली द जुरिस्प्रूडेंस पार्ट और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कोर्ट। एक्ट से ही निकलता है लॉ। और रूल्स जो है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बाय द ब्यूरोक्रेसी, जो कि आप होने वाले हैं एज ए सिविल सर्वेंट। तो एक्ट के आधार पे आप रूल्स बनाते हैं। नो रूल शुड कॉन्ट्रावीन द एक्ट। और जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट। एक्ट पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में। और ये जो है, जो एक्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल। ठीक है। तो आर्टिकल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट मीन्स अ मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, लॉ मीन्स जुडिशियरी, जुडिशियरी, और रूल्स मीन्स डिपार्टमेंट। ये चीज आपको ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, और ये इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें समझ लीजिए। तैयारी इंटीग्रेटेड होता है, ये नहीं कि खाली पीटी एग्जाम पास करना है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट पीटी एग्जाम पर फोकस करता है, ताकि आप पीटी में भीड़ ज़्यादा जाती है, 10 लाख की भीड़ आती है, तो पैसे तो पीटी एग्जाम वाले देते हैं, तो पीटी पर पूरा फोकस उनका रहता है। तो बहुत कम फोकस मेंस पे रखते हैं, मतलब कि 10% फोकस, और इंटरव्यू पर तो फोकस 1% रखते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि आपको इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी हो, और पीटी जो है ऑटोमेटिकली एक बाई प्रोडक्ट हो कि आपका पीटी निकल जाएगा। हम लोग ऐसे ही निकाले हैं। हम लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क किया, ताकि हम इंटरव्यू में उनके हर चीज़ों के कंसेप्ट को हम बता सके, हम उसको इंटीग्रेट कर सके। हम लोगों ने पहला काम क्या किया, पर्सनैलिटी पे किया। लाइक आई वाज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची विथ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सीरियस एस्पिरेंट। हम लोगों ने एक क्लब बनाया, नाम था इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस क्लब, आईए क्लब। और हम लोग अपना डिबेटिंग पार्ट, इंटीग्रेशन पार्ट, इस सब पर काफ़ी काम करते थे। न्यूज़पेपर का एनालिसिस का पार्ट, व्हाट इज गोइंग इन एंड अराउंड, इस पर सीरियस वर्क करते थे। दैट हेल्प्ड मी टू नर्चर माई पर्सनैलिटी टू कम अप टू ए सिविल सर्वेंट स्टैंडर्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ हमने तैयारी शुरू किया मेंस का। पर्सनैलिटी पार्ट मेरा हो चुका था, अब मेंस की तैयारी शुरू किया। जब मुख्य परीक्षा की तैयारी किया तो पीटी ऑटोमेटिकली एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया, और मेंस भी निकल गया। इंटरव्यू की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूँ कि फिर से इस चीज़ पर ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो रिवाइंड करके पीछे जाके
जो मैं अभी बोला हूं उसको फिर से समझ लीजिएगा। व्हाट इज द जिस्ट? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम उसमें देखते हैं आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कब बनाए गए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, 395 आर्टिकल्स डाले। कितना आर्टिकल डाला? 395 पूछा जा सकता है। उस समय शेड्यूल बनाया 8, अभी आर्टिकल की संख्या बढ़ गई, अभी हो गया 470। ठीक है, ये आर्टिकल डालने का काम लेजिस्लेशन करता है आजकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द लेजिस्लेचर्स, एमपी, एमएलए। ठीक, और ये लोग कैसे करते हैं? एक्ट को पास करते हैं और इसके बाद ये लोग उसमें आर्टिकल भी ऐड कर सकते हैं। करेक्ट? दिस इज द प्रोविजन लेजिस्लेचर एंड के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 1946। ओके, और उसके बाद जो एक्ट के आधार पर लॉ जो है उसको डिसाइड किया जाता है। लॉ शुड नेवर कंट्रावीन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट शुड नेवर कंट्रावीन, कभी भी उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए, ऑफ द एक्ट। और जो एक्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करना है तो डिपार्टमेंट को हम लोग क्या देते हैं? आईएएस लोग को काम करने के लिए रूल्स बना देते हैं। व्हाट इज दैट? रूल्स। जैसे किसी को अगर सस्पेंड करना है, किसी सबऑर्डिनेट स्टाफ को, देयर आर रूल्स फॉर दैट। किसी को चार्जशीट देना है, रूल्स फॉर दैट। किसी का इंक्रीमेंट डाउन करना है, रूल्स फॉर दैट। तो आपको क्या देखना पड़ता है जब आप डिपार्टमेंट में काम करेंगे? तो रूल्स देखना पड़ता, रूल बुक होता है डिपार्टमेंट का, उसके आधार पर डिपार्टमेंट काम करता है। लाइक अगर आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको आईएएस मिलता है, तो ऑल इंडिया सर्विस, क्या बोलेंगे? ऑल इंडिया सर्विस रूल्स। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स। अगर आप स्टेट सर्विस में है तो आपका स्टेट सिविल सर्विसेज रूल्स। रूल के आधार पे आपके चीफ सेक्रेटरी, डीएम साहब, आप उनके आधार पे काम करते हैं। तो दैट इज द रूल्स। तो आर्टिकल, एक्ट, लॉ, रूल्स क्लियर हो गए आपको। तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे कि गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए क्या जरूरत है? लॉ एंड रूल्स का। नहीं, पूछा गया इंटरव्यू में कि सपोज यू आर डूइंग द गवर्नेंस, हाउ विल यू गवर्न? सर क्या आंसर दोगे भाई इंटरव्यू में? सर देयर आर सेट ऑफ रूल्स, these rules are of the department, we have to go through the rules, and for the rules there are the procedures, procedure बने होते रूल्स में, which I will follow the procedures, there has to be procedural justice, वो हम काम करेंगे, गवर्नमेंट हो जाएगा। गुड, but if there is some problem is that then the judiciary is there, they will interpret the law, and never the law and rules are contravening the act, because these are as per the norms of the Constitution of India. So there is a this one polity। अब पॉलिटी वर्ड का क्या मतलब हुआ भाई? पूछेगा कि आपके सिलेबस में आपने पढ़ा है, यूपीएससी का एग्जाम लिख के आए हो, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेबस ऑफ द GS2? बोलो सर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। पॉलिटी, व्हाट डज इट मीन बाय पॉलिटी? तो पॉलिटी का मतलब होता है कि हाउ द गवर्नेंस के लिए मशीनरी बनाया जाएगा। गवर्नेंस करने के लिए मशीनरी जो है, क्या क्या मशीनरी है भाई? एमएलए चुनते हैं आप, मुखिया जी चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, जिला पार्षद चुनते हैं, पंचायती राज चुनते हैं। देयर आर द सेट ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। वाई? क्यों रिप्रेजेंटेटिव भाई? रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो बोला कि बिकॉज सर ऑल 138 करोड़ पीपल कैन नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। सबके लिए वो जगह नहीं है पार्लियामेंट, सबको अपने अपने काम करने हैं। तो दैट्स व्हाई द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव चुनने के हमारे पास 3 टीयर्स है। एक एमपी लेवल है, सेंट्रल, एक स्टेट लेवल है और एक लोकल लेवल है।
तो ये जो पॉलिटी है ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने का है। हाउ दिस पीपुल विल बी अकाउंटेबल, कैसे हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, इसके लिए भी प्रोसीजर्स बने हुए हैं। दिस और बिसाइड्स दैट देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स। मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करेगी? जैसे कि बिहार में पैक्स है, तो पैक्स जो है जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केटिंग का होता है उसको क्या करती है? पैक्स करता है। पैक्स उसका सामान खरीदता है, बेचता है, उसके भी रूल्स बने हुए हैं। दीज ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर द वेरियस द ऑपरेशंस, इन सबों के सेट को हम लोग कहते हैं पॉलिटी। देन व्हाट इज द सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि जो डाउन ट्रेडन है, जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, दोज हु आर बैकवर्ड, उनका भी रिप्रेजेंटेशन मिले। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मीन्स हाउ द इंटरनेशनल रिलेशंस लेवल पे हमारे कंट्री को फायदा होगा। इसमें ज्यादातर क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में? इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉमर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो इंडियन फॉरेन सर्विस अगर आपको अलॉट हो जाए तो आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ाया जाएगा? मर्केंटाइल लॉ, कैसे प्रॉफिट होता है, कौन सा आप करेंगे, क्या क्या क्लॉज डालेंगे, शिप आपके जगह पर आएगा तो कार्टिंग कौन देगा, कौन वहां पर लोडिंग देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बनाएगा, कौन बैंक रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मेजर पार्ट इंडियन फॉरेन सर्विस का सिलेबस का जब आपको अलॉट हो जाता है तो ज्यादातर आपको मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल एक्टिविटी जो दो देशों के बीच में होता है उस पर बात होती है। उसके बाद क्या भाई? इमिग्रेशन पॉलिसी, कि कैसे आदमी जाता है, उसको क्या वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होगा, अगर वहाँ क्राइम करेगा तो इंडिया का लॉ कैसे उसको देखेगा। तो इट इज ऑल्सो कमर्शियल इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कमर्शियल इंटरेस्ट। देन व्हाट? हाँ, आपस में हमको डिफेंस का सामान किससे खरीदेंगे, ये पार्ट हो जाएगा। हम कोई सामान खरीदना तो कौन कंट्री से कैसे खरीदेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे करेंगे। दिस ऑल थिंग्स आर कमिंग अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस। इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग रोल हो जाता है ज्योग्राफी का, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन जियोपॉलिटी। किस पर डिपेंड करता है? जियोपॉलिटी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस जियोपॉलिटी को समझ के तब हम लोग जाके समझेंगे कि ओके नाउ दिस इंटायर सिलेबस का पर्सपेक्टिव इंडियन पॉलिटी जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट इज दिस? क्या है इंडियन पॉलिटी? इंडियन पॉलिटी का एक डोमेन समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, और आपको ये समझ में आ गया कि डिफरेंट सर्विसेज जब आप ज्वाइन करते हैं आईएएस का एग्जाम निकालने के बाद, सिविल सर्विस निकालने के बाद, तो हाउ दिस इंडियन पॉलिटी इज गोइंग टू हेल्प यू। अब हम लोग इसको आते हैं एक पर्सपेक्टिव में। व्हाट इज दिस पर्सपेक्टिव कि भाई ये का एग्जाम में क्या वैल्यू है, दैट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसका एग्जाम में जो वैल्यू है वो है 250 मार्क्स। टोटल मेन एग्जाम कितना का होता है? 1750 मार्क्स। 1750 मार्क्स का 250 मार्क्स अकेले ये ले लेता है। और हिस्ट्री कितना पढ़ना है? 125 मार्क्स का। ज्योग्राफी कितना मार्क्स का हो जाता है? करीब 100 मार्क्स का। तो आपको ये 110 मार्क्स भी हो सकता है हिस्ट्री। तो आप समझ लीजिए इसका दुगुना से ज्यादा वेटेज है, हिस्ट्री से दुगुना वेटेज है किस पेपर का? इंडियन पॉलिटी का। और इट इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इसमें आपको स्कोर लाना बड़ा आसान होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज आर्टिकल वाइज आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि 250 मार्क्स का है। और पीटी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा देखिएगा 15 क्वेश्चन तो आपका, 15 क्वेश्चन तो आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटी से, और जो क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो जाते हैं। और आपको पीटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? और अच्छा स्ट्रैटेजी हम बताते हैं कि अगर आपने 65 क्वेश्चन 65 अगर आपने सही कर लिया है 65, तो आप समझ लीजिए 65 तो आप बिल्कुल पीटी निकाल लीजिएगा। और सीसैट तो बड़ा आसान है, उसमें तो क्वालिफाई करना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
from the perspective of interview, mains, as well as PT, for your personality, because it will make you aware that how to read newspaper. So this is an important part. Okay, तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का क्लास इंडियन पॉलिटी तो हमने बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके साथ हम लोग गवर्नेंस की बात कर लेंगे इसी के अंदर में। तो व्हाट यू हैव टू डू कि हम आपको बुक पढ़ने का तरीका बताते हैं, क्योंकि यूपीएससी में क्या है कि स्टूडेंट्स कोचिंग के नोट्स पे डिपेंड करोगे तो नहीं निकलेगा भी तो रैंक नीचे आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं निकलेगा। आपको पढ़ना क्या है, बुक्स। मेरा मतलब क्या है कि हम आपके लिए एक बुक्स लिखेंगे और बुक्स का जो हम आपको बुक देंगे उस बुक को पेज बाय पेज आपको पढ़ना है। अभी हमारा जो पहला चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। व्हाट इज द नेम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्वाइट नेचुरल, हम लोग कहाँ से आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ब्रिटिशर्स कब आए 1608 में, कब बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और इसमें जो है जब 1600 में आए तो ग्रेजुअली जो पहला जो ट्रेडर थे वो दे वर द ट्रेडर। देन दिस इज द टू फेज में पढ़ते हैं, एक होगा कंपनी रूल बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना, और दूसरा हो जाएगा क्राउन रूल, मतलब कि पावर ट्रांसफर हो गया क्राउन को। तो ये जो कंपनी रूल है इसके अंतर्गत कुछ एक्ट बने, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद क्या बना, चार्टर एक्ट। तो हमसे पूछा जाता फर्स्ट चार्टर कब आया, तो फर्स्ट चार्टर एक्ट आया 1793 में, और द लास्ट चार्टर जो था 1853 में। 4 चार्टर एक्ट हो जाते हैं, उसके पहले आपके एक्ट हो जाते हैं, करेक्ट। और जब क्राउन आता है तो क्राउन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, क्योंकि क्राउन कब हो गया। पहले काउंसिल का एक्ट है 3, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और यहाँ देखिए चार्टर एक्ट 1793। ओके, 100 साल का दरमियान के बीच में क्या चेंजेज है। उसके बाद आ जाता है आपका 20th सेंचुरी और मॉडर्न एक्ट अब आ गए। कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, जिसमें डायरकी के कंसेप्ट पढ़ेंगे। साइमन कमीशन, जो कि इसी एक्ट के अंदर प्रोविजन था कि साइमन आएंगे फिर इसको इवेलुएट करेंगे। उसके बाद फाइनल अब इंडिपेंडेंस आने वाला है देश का, तो गवर्नमेंट अब उसको रियलाइज कर रही है और ब्रिटिश क्राउन ने बनाया 1935 एक्ट। अगर आप देखेंगे आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर दिखेगा तो 1935 के एक्ट को ज्यों का त्यों डाला गया है। ऑलमोस्ट कहीं कहीं कहा भी जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 1935 एक्ट का मैक्सिमम पोर्शन लिया हुआ है। सही बात भी है, लेकिन हाँ और भी चीज लिए गए हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ये द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम आपके सामने में ला रहे थे। अभी एक जो बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 1946 में, बाद में 1950 के 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो जाता है और हम जो है सो एक रिपब्लिक के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो दिस इज द बैकग्राउंड विथ विच आई हैव टू, आई मीन we have to understand the entire domain.